तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जलवायु एवं वर्षा और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चट्टानों के प्रकार जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं उनको अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले स्लाइड अपना। तो इसमें है आपका ये मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, यानी कि जो मध्य प्रदेश में चट्टानों के प्रकार है कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन और किस क्षेत्र में उनका विस्तार है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं अपन, यहाँ पे है आपका आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानों की बात करें तो इनका जो क्षेत्र है पहले वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो मैं रेड डैश कर रहा हूँ, ये वाला इलाका, ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका पूरा आर्कियन चट्टानों में। अब इन चट्टानों की विशेषताएं क्या है, तो ये सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है जो आर्कियन चट्टान होती है। काल की बात करें तो जो प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है उसमें इनका निर्माण प्रारंभ माना जाता है। ठीक, पदार्थों की बात करें नीच और शिष्ट, इस दो प्रकार की मुख्य रूप से चट्टानें ये आर्कियन चट्टानों की श्रेणी में आती हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र मुख्य रूप से इन चट्टानों से भरपूर है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर यही चट्टानें पाई जाती हैं जिनको आर्कियन चट्टानें बोला जाता है। अब इसमें जीवाश्म के अभाव होती है, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं वो इन चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र याद रखना कौन सा है, तो ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र पूरा जिसमें आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं अपनी। अगला है आपका गोंडवाना चट्टान। ठीक, गोंडवाना चट्टान की बात करें तो ये वाला जो सब देख रहे हैं येलो, ठीक, ये वाला सेक्शन पूरा ये है आता है आपका गोंडवाना चट्टान का हिस्सा। और ये कोयला प्रधान क्षेत्र होता है, यानी कि इस क्षेत्र में या इस चट्टान में जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो खनिज पाए जाते हैं, कौन सा, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके विस्तार की बात करें तो पेंच घाटी, सोन नदी घाटी और जबलपुर और बघेलखंड का जो मुख्य हिस्सा है वो इस चट्टान से भरपूर है, यानी कि ये चट्टानें पाई जाती है। कौन सी, गोंडवाना चट्टानें आपकी बघेलखंड क्षेत्र में, मोटा मोटा आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका धारवाड़ चट्टान। अब धारवाड़ चट्टान की बात की जाए तो ये आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से बनती है। ये अपन ने देख लिया आर्कियन चट्टानी क्या होती है। अब इन चट्टानों का जब अपर्दन होगा तो उस अपर्दन से कौन सी चट्टान बनती है आपकी, ये बनेगी आपकी धारवाड़ चट्टान। जीवाश्म का इनमें भी अभाव होता है। संकोली, चिपली और शोषर, ये जो श्रेणियाँ हैं, यानी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये कौन से चट्टानों से भरपूर है या कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ चट्टान, ये याद रखना। और इन चट्टानों में यानी कि धारवाड़ चट्टानों में जो सबसे प्रमुख खनिज पाया जाता है वो कौन सा आपका, तो मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज से, और बाकी जो खनिज होते हैं वो भी इन चट्टानों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैग्नीज है, जो कि अब हम पढ़ते हैं इसमें जो भरवेली की जो वो है आपकी गुफाएँ, क्या सॉरी खदानें, गुफाएँ नहीं, भरवेली की जो खदानें हैं वो किसके लिए, ये आपके मैग्नीज और इसके लिए प्रमुख मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। ये अपन ने तीन चीज़ें देख ली इसमें कौन कौन सी। तो इसमें सबसे पहले देखा अपन ने आर्कियन चट्टान, गोंडवाना चट्टान और धारवाड़ चट्टान। अब इसमें देखते हैं अपन कौन सी अगली, विंध्यन चट्टान। इसकी जो ये विस्तार श्रेणी ये कुछ ऐसा है। ठीक है, हमें पता जो विंध्यन पर्वतमाला वो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से इसका पूरा विस्तार मिलता है। और ये चट्टान कैसी है, परतदार चट्टान है, यानी कि एक लेयर के ऊपर लेयर इस प्रकार से जो मिट्टी होती है या खनिज पदार्थ होते हैं उनकी एक लेयर टाइप की होती है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान इसको बोला जाता है। केमू श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणी, ये इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें बलुआ पत्थर इसमें पाया जाता है, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर। संगमरमर ये सब ये वो आपके खनिज है जो इन श्रेणी से मिलते हैं, यानी कि इस चट्टान का जो हिस्सा है। ठीक है, बलुआ पत्थर की यहाँ पे प्रमुख प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। संगमरमर हमें पता है जबलपुर, होशंगाबाद। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी, विंध्यन चट्टान। ठीक है, अगला देखते हैं अपन कौन सी है। अगली है आपकी दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का ये वाला हिस्सा जो ब्लैक कलर से मार्क किया गया यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका, ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा। इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी उद्गार के जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बाद में जो लावा निकलता है वो
बाहर निकलने में जब ठंडा होता है तो उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी बनती है, तो वो बनती है काली मिट्टी। ठीक, और ये कौन सी चट्टान की उसमें आती है, तो ये आती दक्कन ट्रैप, जो इसको नामकरण इसका किया गया है। कौन सी चट्टानें होती है इसमें, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है इसमें। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों, इनके अपरदन से मिट्टी कौन सी बनती है, तो वो बनती है काली मिट्टी। अब इनमें बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, क्वार्ट्स पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज इसमें पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में अपन ने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें ये देखा था अपन ने कि डोलोमाइट जो है, ठीक है, डोलोमाइट की हम बात कर रहे थे, तो डोलोमाइट हमने देखा था झाबुआ और अलीराजपुर में बड़ी मात्रा में पाया जाता। कहाँ, तो झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक, कौन सा खनिज देखा था, तो डोलोमाइट, है ना। तो ये अलीराजपुर झाबुआ में पाया जाता है और इसी पर यहीं पे इसका विस्तार भी है, तो ये बात भी ठीक है। ये वाला हिस्सा किस में आता है, आपका दक्कन ट्रैप में। ठीक, इसके बाद बचती है आपकी कौन सी श्रेणी, कड़प्पा की चट्टान। कड़प्पा की चट्टान की बात करें तो ये इसका विस्तार है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है, यानी कि धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कौन सी चट्टानें बनी है आपकी, तो यही बनी है आपकी कड़प्पा की चट्टानें। बिजावर श्रेणी, ये वाला हिस्सा। ठीक, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं अपन पूरा। बिजावर श्रेणी, और इसमें कौन कौन सी आती है आपकी, एक आती है आपकी बिजावर श्रेणी, दूसरी आती है ग्वालियर श्रेणी। तो ग्वालियर श्रेणी में ये वाला हिस्सा आ जाता, बिजावर में आपका ये वाला हिस्सा आ जाता। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आती कड़प्पा की चट्टान। और इसमें जो खनिज मिलता है वो कौन सा मिलता है, आपका हीरा, जो कि पन्ना जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका, तो ये बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, हीरे की अपन बात कर रहे हैं, हीरा। ठीक है, हीरा एक किस में मिलता है, बिजावर श्रेणी के अंतर्गत। बृहद रूप से अपन देखेंगे कड़प्पा चट्टान का, कड़प्पा चट्टान में ही मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, आगे है इसमें ये वाला जो चैप्टर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में मृदा। अपन ने खनिज चट्टानें देख ली, तो इसमें बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है क्षेत्रफल में जो है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो इसका अन्य नाम रेगुर, कपासी, चेरनोजम मृदा मिलता है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर ये है, कितना, 47%। अब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ठीक, ये पूरा हिस्सा कौन सा है आपका, ये पूरा में कहलाता है काली मिट्टी का हिस्सा। काली मिट्टी के भी हम जब आगे देखते हैं तो इसके 3 इसको डिवीज़न किए गए हैं काली मिट्टी के, उसमें कितने किस क्षेत्र में कितने लेवल की मृदा है, क्योंकि इसको टोटल तो 47 है, उसमें भी इसका अलग अलग भाग है। जैसे साधारण काली मिट्टी यहाँ मिलती है, बीच में एक बड़ा पैच है जो गहरी काली मिट्टी का, और उसके नीचे है आपकी छिछली काली मिट्टी। तो हम अगर इसको इस प्रकार कहेंगे, काली मिट्टी जो है वो एक तो 3 भागों में है, साधारण काली मिट्टी, दूसरा है आपका गहरी काली मिट्टी, और तीसरा है आपका छिछली काली मिट्टी। ठीक है ना, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, जो कि देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा साधारण का, फिर गहरी, फिर छिछली। अधिकता की बात करें तो आयरन, चूना और कैल्शियम ये इसमें अधिकतम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। नमी की बात करें, कमी की बात करें तो इसमें NPK। इसमें कमी की बात करें तो कमी किस चीज़ की है, तो NPK जो 3 तत्व होते हैं आपके, उसकी इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, NPK की इसमें कमी होती है। क्षेत्र की बात करें तो मालवा का पठा और निमाड़ क्षेत्र, यानी ये आप देख सकते हैं ऊपर मालवा का पठा और ये वाला हिस्सा आपका निमाड़ क्षेत्र का माना जाता है। तो इसमें पूरा इसका विस्तार है, कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी का। अब इस मिट्टी को स्वयं ज्योत मृदा भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें पानी मिला जाता है, यानी कि काली मिट्टी में जब पानी मिलता है तो ये एक तरीके से चिपचिपी मिट्टी बन जाती है। ठीक, और जैसे ही पानी उसमें सूखता है या उसमें जो पानी निकल जाता है, सूख जाती है, तो इस मिट्टी में दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से खुद ही अपने आप को जोत लेती है, ऐसा इसको, इसलिए इसको स्वयं ज्योत मृदा कहा जाता है। फसलों की बात करें कि भाई कौन सी फसलों के लिए ज़्यादा सुटेबल है, तो कपास इसमें बहुत अच्छे से होता है, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक, ये सब इसमें उपयुक्त मिट्टी ये मानी जाती है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि 47% टोटल MP का जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है।
अगली मिट्टी देखते हैं। अगली आपकी इसमें जलोढ़ और कछारी मिट्टी, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा अपरदन से होता है, यानी कि नदियाँ जो मिट्टी बहा के लाई जाती है उसको फिर जमाते हुए चली जाती है छोड़ते हुए, तो वो जो अवसाद जमते हैं नदियों के पानी से लेकर, जो पानी के साथ जो बहकर मिट्टी आती है, कंकड़ आते हैं, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे दोमट मिट्टी कहते हैं और 3% भाग पर ये मध्य प्रदेश के लगभग इसका विस्तार है। पोटाश की इसमें अधिकता होती है, नाइट्रोजन की कमी मानी जाती है। गेहूं और गन्ने के लिए मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है ना। अगली मिट्टी है आपकी इसी में मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी की सबसे पहले क्षेत्रफल देखें तो ये आपका इसमें टोटल एरिया, ये वाला हिस्सा जो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा इसका है आपका मिश्रित मिट्टी का। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर है। आयरन की अधिकता है, NPK इसकी ये इसमें कमी है। ठीक है ना। गेहूं, धान और तिल के लिए मृदा उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि अगर इनमें ये 3 फसलें की जाए तो इनका उत्पादन बेहतर होता है ना। अगली मिट्टी मिलती है आपको यहाँ पर लाल पीली मिट्टी। ये वाला सेक्शन जो है इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि अपरदन से मतलब ये है आपका कि जब कोई पहाड़ होता है या कोई टीला मान लीजिए आप एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये टीला है, ठीक है, मिट्टी का। अब इसका अपरदन बारिश होगी तब कुछ हिस्सा टूट के गिरेगा मिट्टी का, हवा से भी कुछ हिस्सा इसका, धूल के कण, हल्के हल्के कण होते हैं वो टूट के गिरते हैं, तो इसके जो बहके हवा से जो बहके या पानी की वजह से जो कंकड़ पत्थर जो गिरते रहते हैं उनसे धीरे धीरे एक लेयर जम जाती है, उसी को अपन मृदा कहते हैं, जिसमें अपन मुख्य रूप से कृषि का कार्य किया जाता है ना। तो इनके अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को चलका या डोरसा भी बोलते हैं, अन्य नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अन्य नाम। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका मध्य प्रदेश में लगभग 33% भाग पर ये है। सबसे ज़्यादा पर कौन सी आपकी काली मृदा, और उसके बाद आपकी 33% भाग पर कौन सी आपकी, तो ये मिलती है आपको लाल पीली मिट्टी। आयरन की अधिकता होती है, NPK की इसमें भी कमी होती है। धान के लिए उपयुक्त होती है मिट्टी, और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब इसको लाल पीली मिट्टी क्यों कहा जाता है, ये एक बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर। लाल तो ठीक है, या तो मिट्टी लाल होगी या फिर पीली होगी, तो इसको लाल पीली क्यों कहते हैं, तो आइए इसको देखते हैं अपन। लाल पीली मिट्टी मतलब इसमें जो लाल रंग है उसका कारण है आपको इसमें फेरिक ऑक्साइड जो नामक तत्व होता है उसका होना। फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये कैसी होती है, तो ये लाल होती है। जब इसी लाल मिट्टी में, यानी कि लाल मिट्टी प्लस पानी, जब इस मिट्टी में पानी मिल जाता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है, तब इसका कलर ये लगभग पीला दिखाई देने लग जाता है। तो इसमें इसलिए इसको लाल पीला बोला जाता है, पीला पानी की वजह से या पानी मिल जाने की वजह से, और लाल इसमें फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, लाल पीली मिट्टी। आखिरी आपकी लेटराइट मिट्टी, ये मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों या ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसका विस्तार है आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, ये इस वाले रीजन में इसको बहुत कम क्षेत्र में मिलती है, लगभग 2.5%। देखिए बहुत कम क्षेत्रफल है इसका। तो ये इस प्रकार की मिट्टी है, और इसमें इसको लाल भूरी मिट्टी भी कहते हैं या भट्टा मिट्टी भी कहते हैं इसको। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि पठारों पर ये मुख्य रूप से जो चोटीले इलाके होते हैं वहाँ पर इसकी पाई जाती है। कम उपजाऊ मिट्टी होती है, साफ सी बात है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कृषि बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इनको, और ये लगातार बारिश के पानी की वजह से इसमें जो लीचिंग की समस्या होती है वो भी इसमें होती है, तो उसकी वजह से भी इसको उपजाऊ उतना नहीं माना जाता। चलिए अगला देखते हैं इसमें अपन। अगला है यहाँ पर अपन हमारे लिए इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु। ठीक, अब इसका क्या कारण है इसको देखते हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश है, उसको अपन ने 5 भागों में बांटा है। कितने में, 5 भाग। किस आधार पर, फसल क्षेत्र के आधार पर। तो सबसे पहला देखते हैं गेहूं ज्वार का क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र मैंने मार्क किया हुआ यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना। ठीक, इसको जो मार्किंग वाला पोर्शन उसको देखना। ये वाला जो हिस्सा यहाँ से, अब मैं रेड मार्क कर रहा हूँ इसको पूरा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, गेहूं ज्वार क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती है, तो गेहूं ज्वार क्षेत्र इसको बोला जाता है, और इसी प्रकार की फसलें इसमें होती है। अब इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त क्या है, तो जो बारिश का जो एवरेज वर्षा है, जो एवरेज रेनफॉल जिसको हम कहते हैं, औसत वर्षा
50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और मृदा की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी मिट्टी होनी चाहिए यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। मध्य भारत यानी कि मध्य भारत ये वाला हिस्सा, और इसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है। तो ये किस में आता है, गेहूं ज्वार क्षेत्र में आता है आपका। अगला देखिए इसमें, अब इसमें ये है अगला चावल का क्षेत्र, गेहूं चावल, ये तो गेहूं ज्वार हो गया। अब देखते हैं इसमें गेहूं और चावल का क्षेत्र। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये कहलाता है आपका गेहूं चावल क्षेत्र। बारिश की बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर मिश्रित मिट्टी होती है, जो अपन अभी देखिए। प्रमुख जिले सतना, पन्ना, रीवा, कटनी, ये वो जिले हैं जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं इसी में। अब इसमें है आपका चावल क्षेत्र। तो ये बड़ा क्षेत्र है चावल का, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका चावल क्षेत्र। ये पूर्वी मध्य प्रदेश पूरा हो जाता है इसमें। ठीक, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसमें बारिश चाहिए होती है, क्योंकि धान या चावल की फसल के लिए पानी भरा होना आवश्यक है ना। जो रोपाई करके जो धान लगाई जाती है उसमें पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए और भरा होना चाहिए, तब जाके फसल उत्पादन अच्छा होता है। लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी अपन देख चुके हैं। बारिश याद रखेंगे कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है आपका गेहूं का क्षेत्र। अब गेहूं का क्षेत्र ये वाला लगभग मध्य प्रदेश या लगभग मध्य से पश्चिम मध्य प्रदेश वाला हिस्सा इसमें आता है। बारिश की बात करें 100 सेंटीमीटर से कम होती है, जो इसके लिए आदर्श कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, सुटेबल सिचुएशन होती है इतनी बारिश में। जलोढ़ और साधारण काली मिट्टी चलती है, क्योंकि मुख्य रूप से ऊपर वाले हिस्से में आपका साधारण काली मिट्टी है और बीच में गहरी काली मिट्टी का बड़ा पैच है, लेकिन मुख्य रूप से साधारण काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र और केंद्रीय मध्य प्रदेश, जो कि मैंने अभी बोला आपको, मध्य प्रदेश मतलब केंद्रीय मध्य प्रदेश वाला हिस्सा इसमें आएगा, है ना। बारिश याद रखेंगे 100 सेंटीमीटर से कम पे काम बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। 5वां है आपका इसमें ज्वार कपास का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में इसी प्रकार की फसलें होती है आपकी। बारिश की बात की जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर में अच्छा हो जाएगा। काली मिट्टी होती है, ये भी अपन ने देखा। पूर्वी माला वाला हिस्सा और मध्य भारत का पट्टा। तो ये वो 5 फसल क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश को फसल क्षेत्रों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश कितने फसल क्षेत्रों में बटा है, फसल क्षेत्र। तो उसका आंसर क्या आपका 5। ठीक है, कौन कौन से, गेहूं ज्वार, चावल गेहूं चावल क्षेत्र, गेहूं और आपका ज्वार कपास वाला हिस्सा। अब देखते हैं इसमें एक और अपने पास इसमें ये है आपका मध्य प्रदेश में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, और जो वर्षा का वितरण है, जो बारिश होती है मध्य प्रदेश में वो किस प्रकार होती है और कहाँ कहाँ कम ज़्यादा उसका वितरण देखने को मिलता है। जलवायु की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जलवायु को जो बांटा गया वो मुख्य रूप से 4 हिस्से इसके किए गए अपने। ठीक, उत्तरी मैदान, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं येलो कलर से जो डॉटेड है, ऊपर वाला हिस्सा, ये क्षेत्र कहलाता है उत्तरी मैदान। अब इसमें जो जलवायु के प्रकार है वो है आपकी महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि ये मध्य प्रदेश एक पूरी तरीके से भूआविष्कृत देश है, यहाँ भूआविष्कृत राज्य है, जिसे अपन कह सकते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट, यानी कि पूर्ण रूप से ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो ज़मीन से घिरा हुआ है। इधर आप राजस्थान आ जाएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, तो कहीं भी इसकी कोई सीमा महाद्वीप ये से महासागरों से नहीं लगती है। तो इस प्रकार से, और खासकर ये वाला सेक्शन किस में आएगा, महाद्वीपीय जलवायु प्रकार में इसको लिया जाता है। औसत तापमान की बात करें तो गर्मियों में जो यहाँ का औसत तापमान जाता है वो कितना होता है इसमें, तो वो होगा 42 45 डिग्री, मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन है, और जो 15 से 18 इसमें मिनिमम वाली रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी भी अधिक पड़ती है। टेम्परेचर के हिसाब से आप देख रहे हैं 40-45 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर इसको हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर 15 से लेकर 18 डिग्री तक न्यूनतम तापमान की रेंज रहती है। ये किसकी बात है, उत्तरी मैदान की। अब देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला। अब मालवे का पठार को बोला जाता है सम जलवायु। सम जलवायु बोलने का कारण ये है कि यहाँ पर एक तो साधारण गर्मी साधारण सर्दी होती है, यानी कि ठंड भी कम एक औसत पड़ती है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं,
और गर्मी भी यहाँ पर इसी प्रकार होती है। औसत तापमान की बात करें तो 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, और मिन कम की बात करें तो ये होता है 20 से 25। तो एक प्रकार से बहुत ही आदर्श जलवायु इसको माना जाता है। जो फायान एक चीनी यात्री रहे इतिहास में, उन्होंने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है यहाँ की मालवा की जलवायु को, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ों के लिए, चाहे वो फसलें हों चाहे वो इंसान हो, सबके लिए आदर्श जलवायु रहने के लिए या विकास करने के लिए इसको माना जाता है। ठीक, अगला आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पैच, ये कहलाता आपका क्या, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये वाला हिस्सा, यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है लेकिन सर्दी सामान्य होती है। यहाँ पर तापमान की बात करें तो 38 से 40 और 15 से 20 मिनिमम तापमान दर्ज किया जाता है। यह इसका औसत इसी प्रकार से। बिंद सतपुड़ा क्षेत्र की हम बात करें, पर्वतीय क्षेत्र, ये बड़ा हिस्सा जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्य गर्मी होती है लेकिन ठंड यहाँ पर अधिक होती है या सर्दी अधिक होती है यहाँ पर। तो 35 से 38 सामान्य गर्मी और ठंड 15 से 20, तो ये औसत से ऊपर हो जाती है। सर्दी का जो हिस्सा है, ठंड जिसको हम कहते हैं, वो 15 से 20 में औसत से अधिक हो जाती है। ठीक, तो ये तो हो गए मध्य प्रदेश में जलवायु के प्रकार कितने हैं, उनको कहाँ कहाँ किस प्रकार से बांटा गया, ये अपन ने इसमें देख लिया। अब बात करते हैं पर मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार होती है, जो बारिश होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, दो शाखाओं से मध्य प्रदेश में बारिश होती है। एक होती है अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बारिश कराने के लिए उत्तरदायी होती है। सबसे कम बारिश की बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका कम बारिश प्राप्त करता है, और सबसे ज़्यादा तो दक्षिण पूर्वी ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आप कह सकते हैं मैक्सिमम बारिश, और यहाँ पर आप कह सकते हैं मिनिमम बारिश। ठीक है ना। औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। न्यूनतम होती है गोहद भिंड में, सर्वाधिक होती है पचमढ़ी में। सर्वाधिक औसत वर्षा यानी कि एवरेज रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ किस ज़िले में होती है, बालाघाट में, और सबसे कम जो एवरेज रेनफॉल होता है वार्षिक वर्षा होती है वो भिंड में सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा बालाघाट में। ज़िले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये स्थान है। ठीक है, ये ज़िले नहीं, ये स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तापमान की बात करें तो जो वार्षिक औसत तापमान होता है वो 33 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और इसी की हम बात करें कि ये गर्मियों में कितना जाता है तो 42 डिग्री, सर्दियों में जाता है आपका 18 डिग्री तक। ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है। सर्वाधिक तापमान मई महीने में होता है, न्यूनतम जनवरी में होता है। सर्वाधिक तापमान तक किस महीने का माना जाता है, मार्च का। और न्यूनतम औसत तापमान स्थान की बात करें शिवपुरी में होता है ना। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर जाने की तरफ बढ़ता है। अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जब गर्मियाँ होती हैं ग्रीष्म ऋतु में, अगर हम यहाँ से ट्रैवल शुरू करते हैं, ये दक्षिण हिस्सा अपना, यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो तापमान होता है, ठीक है, तापमान का स्तर भी क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब है, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर जाने पर तापमान बढ़ता है। ठीक, तो ये आज के वीडियो में इतने टॉपिक रखते हैं। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपनी राय ज़रूर दें कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, या इसमें अगर कुछ और ऐड करना है वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।